आज का मैच जो ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच में हुआ वो ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बजाय वो ग्लेन मैक्सवेल और अफगानिस्तान के बीच बन के ही रह गया। ग्लेन मैक्सवेल ने बहुत ही गजब की बैटिंग की आज और मुझे लगता है कि बहुत दिनों बाद इस तरह की क्लीन हिटिंग देखी। हालांकि अब उसमें ये है कहने को कि उसको 2-4 लाइफ्स भी मिली, मतलब बिल्कुल ही हाथ के कैच भी उसके टपक गए और वो तो पहली बॉल पे ही बिल्कुल आउट होते होते बच गया, जो कि कैच उसका जो हैट्रिक बॉल पे आया था वो अजमतुल्ला की, और उसके बाद पहली बॉल पे ही उसका एज लगा। मतलब आज तो वो काफी किस्मत ने उसका साथ दिया। किस्मत मुझे लगता है कि अगर किसी आदमी की हो तो ग्लेन मैक्सवेल की जैसी आज थी वैसी होनी चाहिए। 3-4 उसको बहुत ही क्लोज कॉल्स हो गए, 2 बार उसके हाथ के कैच टपक गए, फिर उसके बाद एक एलबीडब्ल्यू की कॉल पे तो मतलब उसको अंपायर ने आउट दे ही दिया था। और मतलब कहाँ से उसकी किस्मत में वो बॉल ऐसी निकली कि वो रिव्यू के बाद पता चला कि वो तो स्टंप्स के ऊपर से जा रही है। तो इससे ज्यादा तो मतलब किसी आदमी की किस्मत हो नहीं सकती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्रेडिट उसका स्नैच कर लें कि उसने हिटिंग बहुत अच्छी नहीं की। अब ये यहाँ पे लेकिन ये है कि अफगानिस्तान का इनएक्सपीरियंस भी यहाँ आज हमको देखने को मिला कि बड़ी क्रिकेट ना खेलने का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है। अब ये लोग सिर्फ क्या T20 क्रिकेट ही खेलते हैं अफगानिस्तान वाले, तो इन लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। ये बात मैं बाद में थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। पहले हम शुरुआत करते हैं। जो टॉस जीत के हशमतुल्लाह शाहिदी ने ऑस्ट्रेलिया से कहा कि पहले आप फील्डिंग करो, हम पहले बैटिंग करेंगे, और इसमें उसने ये कहा कि हमको ये लगता है कि पिच बाद में स्पिन होगा। अब ये देखिए, पिच बाद में स्पिन होगा नहीं होगा ये सब तो दुनिया के बड़े बड़े फन्ने खां आज तक समझ नहीं पाए हैं। और जैसा कि हमें बाद में पता चला भी कि पिच तो कोई बहुत स्पिन हुआ ही नहीं, और इन्होंने 4-4 स्पिनर खिला रखे थे। अब यहाँ पे अगर इनके पास एक आध मीडियम पेसर और होता, जैसे आज फजल हक फारूकी होता, तो आज अफगानिस्तान की मेरे ख्याल से फेवर में चला जाता डिसीजन। हालांकि ये तो इनके फेवर में वैसे भी मैच जाना चाहिए था, ये तो इन लोगों ने बहुत बड़ी गलतियां की हैं। खैर, अफगानिस्तान ने बैटिंग बहुत अच्छी की। कल का जो हमने प्रीव्यू किया था इनके मैच का, तो उसमें अगर आपको याद हो तो हम यही डिस्कस कर रहे थे कि अफगानिस्तान बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है। ये चाहे पहले बैटिंग करें चाहे बाद में बैटिंग करें, और ये ऑस्ट्रेलिया को बहुत टफ टाइम दे सकते हैं। हालांकि मैंने ये कहा था कि मैं फिर भी ये मैच जो है वो 70 और 30 ऑस्ट्रेलिया के फेवर में मानता हूँ। और जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की सेकंड पारी जो शुरू हुई थी उसमें तो ये बिल्कुल उल्टा ही नजर आ रहा था कि ये 30 ऑस्ट्रेलिया के फेवर में और 70 अफगानिस्तान के फेवर में है। लेकिन पहले इन्होंने बैटिंग बहुत अच्छी की, बहुत ही सेंसिबल बैटिंग की। इब्राहिम जादरान ने गजब की सेंचुरी लगाई, बिल्कुल आखिरी तक उसने बैट कैरी किया, बहुत बढ़िया। हालांकि उसकी इनिंग्स को बहुत सारे लोग स्लो कह सकते हैं, लेकिन अफगानिस्तान की टीम ऐसी नहीं है कि जो जाके वहां पे बिल्कुल 400 रन के लिए कोशिश करने लगे। उन्होंने जो 291 का स्कोर बनाया वो अपने आप में इस विकेट के ऊपर जीतने के लिए बहुत था। और ये जैसा कि अब जितने लोगों ने क्रिकेट देखा है, अच्छा क्रिकेट देखा है या अच्छा क्रिकेट खेला है, वो ये बात बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि इस विकेट के ऊपर ये 291 का स्कोर उन गिवन कंडीशंस में बहुत अच्छा था। तो आखिरी में इब्राहिम जादरान के साथ, हालांकि और कोई पहले बैटिंग में उसका बहुत ज्यादा साथ नहीं दे पाया। गुरबाज भी जल्दी आउट हो गया, रहमत शाह ने भी चलो कुछ 40-45 रन बनाए, लेकिन रहमत शाह को थोड़ा सा और लंबा खेलना चाहिए था। फिर उसके बाद आखिरी में आके राशिद खान ने किया। कुल मिला के सभी लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, लेकिन कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाए सिवाय इब्राहिम जादरान के। इब्राहिम जादरान ने इस मतलब बहुत ही यंग एज में 21 साल की उम्र में अफगानिस्तान का पहला बैट्समैन बना जिसने की सेंचुरी बनाई। बहुत ही बढ़िया अच्छी बैटिंग की उसने, और 291 वाज अ वेरी गुड स्कोर। और जब ऑस्ट्रेलिया की पारी शुरू हुई तो जिस तरह से बॉल स्विंग हो रहा था, अब देखिए ये हम पहले भी देख चुके हैं कि मुंबई में बाद में, और बल्कि ज्यादातर जो मैचेस हो रहे हैं अभी, तो ये टेम्परेचर ऐसा हो रहा है कि बाद में अंडर लाइट्स शुरुआत में बॉल बहुत ज्यादा स्विंग कर रही है, और जिसका इंडियन बैट्समैन बॉलर्स ने तो बहुत ही ज्यादा फायदा उठाया है। और खैर, इंडियन बैट्समैन बॉलर्स में और बाकी बॉलर्स में थोड़ा सा फर्क ये है कि इंडियन बॉलर्स को एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। तो अभी जिस तरह से इन लोगों को ये समझ में आया होगा, जब पहला ओवर जैसा गया है
तो उसके बाद ही इसको फिर ये मुजीब को जो लगाया था, मुजीब को तो कोई स्पिन मिली ही नहीं, ना उसका कुछ हुआ, और उसको तो चौका मार दिया, दो दो चौके मार दिए इसने, डेविड वार्नर ने। तो अकलमंदी की हशमतुल्लाह शाहिदी ने कि फिर उसने अजमतुल्लाह को पहले लगा दिया, और फिर तो देखते देखते जो ताश के पत्तों की तरह बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया वाले आउट हो गए। और इससे पता चलता है कि जब बॉल स्विंग होता है ना, तो बैट्समैन कितना भी बड़ा हो, चाहे किसी भी टीम का हो, उसकी हालत पतली हो ही जाती है, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन की हो गई। और 90 रन पे 7 विकेट हो गए। और उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल के पास देखिए कोई चारा था ही नहीं। जब वो आया बैटिंग करने, तो वो तो खुद हैट्रिक बॉल पे आया था बैटिंग करने, और पहली बॉल पे ही उसका एज लग गया, वो तो कीपर के आगे गिर गई बॉल, नहीं तो उसका तो वहीं खात्मा हो जाना था। लेकिन चलो ठीक है, वो उसके बाद ये जिस तरह की बैटिंग आज ग्लेन मैक्सवेल ने की है, विदाउट टेकिंग एनी क्रेडिट अवे फ्रॉम हिम, ये मैं कहूंगा कि ऐसी सिचुएशन में आदमी दो ही तरह से बैटिंग कर सकता है, या तो हिट आउट और गेट आउट। तो उसने वही किया कि अब मेरे पास तो कुछ बचा नहीं है, क्योंकि आखिरी में तो उसके पास टेलेंडर्स ही बचे थे, और टेलेंडर्स के साथ आपको पता है कि जब 200 रन बनाने हैं अभी और आपको, तो फिर आपके पास कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि आप अटैक करो, और अटैक करने में अगर आप सक्सेसफुल हो गए और सामने वाली टीम अगर प्रेशर में आ गई, तो आपको कुछ फायदा हो सकता है। हुआ उसके साथ, और आखिरी में तो मतलब देखते ही देखते उसने तो मतलब 21 चौके और 10 छक्के तो टोटल उसने मारे अपनी पारी में। 201 रन की नॉट आउट पारी, वो भी 128 गेंदों में। मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरह की हिटिंग की। और एक टाइम तो ऐसा आया जबकि फिर बॉल स्विंग जब होना बंद हो गई थी, और इनके स्पिनर्स को तो स्पिन मिल ही नहीं रहा था, सिवाय राशिद खान के, और किसी ने भी अच्छी बॉलिंग नहीं की है। और पैर के ऊपर बॉल, लेग स्टंप के ऊपर बॉल, मिडिल स्टंप के ऊपर बॉल, शॉर्ट पिच बॉल, सब तरह की इन्होंने पिटने वाली बॉलें फेंकी है, और उसका ग्लेन मैक्सवेल ने खूब जबरदस्त फायदा उठाया। आखिरी में तो खैर ये हुआ था कि जब वो 140-145 पे पहुंच गया था, उस टाइम तो उसकी क्रैम्प के मारे बहुत बुरी ज्यादा हालत खराब हो गई थी। और आखिरी में तो देखिए, आप लोगों ने अगर मैच देखा हो तो उसने तो फिर सिंगल्स लेना भी बंद कर दिया था। लेकिन अफगानिस्तान तब तक इतना डिमोरलाइज हो चुका था कि ये लोगों को समझ में ही नहीं आया कि अगर एक बैट्समैन जो कि क्रैम्प जिसको हो गए हैं, अब क्रैम्प जिसको हुए हैं, आप लोगों में से भी जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको कभी क्रैम्प हुआ है, तभी आप समझ सकते हैं कि क्रैम्प कितनी खराब चीज होती है। मतलब मैंने अपनी लाइफ में जितना क्रिकेट खेला है, वो जब आप गर्मी में, ह्यूमिडिटी में मैचेस खेलते हैं, तो डिहाइड्रेशन की वजह से आपको आपकी बॉडी में क्रैम्प्स हो जाते हैं। और क्रैम्प जब एक बार हो जाता है ना, तब आप कुछ भी नहीं कर सकते। और खासतौर पे ये क्रैम्प होता है थाइज में, या फिर आपके हैमस्ट्रिंग में होता है, या फिर काफ मसल में होता है, और इतनी ज्यादा बुरी हालत हो जाती है कि आदमी कुछ कर ही नहीं सकता। तो वो ग्लेन मैक्सवेल की हालत देख के मुझे पक्का समझ में आ रहा था कि इसके साथ क्या हो रहा है। और इसी वजह से, नहीं तो इस लेवल पे जहां मैच हारने की नौबत आ रही हो, वहां पे आदमी सिंगल्स लेने को मना कर दे, तो आप समझ सकते हैं कि क्या सीरियसनेस होगी उस क्रैम्प की। लेकिन अब यहां पे अफगानिस्तान के बॉलर्स का इनएक्सपीरियंस नजर आया कि जब एक बैट्समैन अपने पैर हिला ही नहीं पा रहा है, तो आपके लिए सबसे बढ़िया बॉलिंग क्या हो सकती है कि आप उसको मजबूर करें कि उसको पैर हिलाना पड़े। लेकिन इन लोगों को ये समझ में ही नहीं आया। और मुझे तो ताज्जुब है, जोनाथन ट्रॉट और अजय जडेजा बाहर बैठ के क्या कर रहे थे इन लोगों ने। मैं ये मान ही नहीं सकता कि इन लोगों ने ये मैसेज ना भेजा हो कि किस तरह की बॉलिंग करनी है। लेकिन ग्लेन मैक्सवेल, जो आदमी बैट्समैन अपने पैर नहीं हिला सकता है, वो सिर्फ हाथ हिला हिला के ही शॉट मार रहा है, और आप उसको ऐसी बॉलिंग कर रहे हैं जो उसके बल्ले में बॉल्स आ रही हैं। ना तो आपने यॉर्कर की कोशिश की, ना आपने स्लोअर बॉल की कोशिश की, ना आपने थोड़ा उसको खिंची हुई बॉल करने की कोशिश की। अब इस सिचुएशन में सबसे बढ़िया बॉल, मैं हमेशा कहता हूं कि जब बैट्समैन इस तरह से पीट रहा है, आपके पास सबसे अच्छी बॉल होती है स्लोअर बाउंसर। स्लोअर बाउंसर में बॉलर, बैट्समैन आपकी बॉल की स्पीड का फायदा नहीं उठा सकता है, उसे अपने हाथ से ताकत लगानी पड़ती है। हालांकि मैं ये मानता हूं कि आज उसने अपनी हाथ की ताकत दिखाई और बहुत ज्यादा शॉट्स ऐसे मारे, लेकिन वो बॉल सारी ऐसी थी जो कि ओवर पिच थी, या फिर इतनी शॉर्ट थी कि उसको पैर हिलाने की जरूरत ही नहीं थी। वो वैसे भी पैर हिला नहीं सकता था, और उसने बल्ला घुमा घुमा के शॉट्स मारे।
पैर के ऊपर फेंका उसने, पैर से फ्लिक किए, फिर उसके बाद रिवर्स फ्लिक जो वो खेलता है उसने 2-3 शॉट्स उसको उसको वो भी मारे उसने, जो कि 2 शॉट्स तो मुझे याद है उसने विकेट पे आती हुई बॉल पे मार दी उसने। तो जब बैट्समैन कोई ऐसी किस्मत लेके आया हो किसी दिन, जब उसके इतनी अच्छी टाइमिंग हो रही हो, क्योंकि देखिए ऐसे में आउट होने में सिर्फ जरा सा एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड का अगर डिले हो जाएगा तो वही बॉल विकेट पे लग जाएगी, लेकिन वहां उसके बल्ले में आ रही थी बॉल। और आज इनको समझ में ये भी आया होगा कि कैच करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मुजीबुर रहमान जो है जिसने ग्लेन मैक्सवेल का हाथ से लड्डू टपकाया है, मुझे तो लगता है कि पूरी अफगानिस्तान टीम आज उसको अफगानी ट्रीटमेंट देने वाली है, देना भी चाहिए, उसके कपड़े उतार के उसको मुर्गा बनाना चाहिए। मतलब इस तरह का कैच अगर कोई छोड़ेगा, उसने कैच नहीं मैच छोड़ा है और अपनी सेमीफाइनल की पोजीशन सेक्रीफाई कर दी है उसने अपनी टीम की। ये मुजीबुर रहमान ने इस तरह का एक पिछले मैच में भी कैच छोड़ा था, पिछले से मतलब जो भी पहले इनके मैचेस हुए हैं उसमें बिल्कुल इसी तरह का हाथ का लड्डू कैच टपकाया है इसने। तो मुझे समझ में नहीं आता इस लेवल पे ये कहाँ खेलने वाले ये क्या करते हैं, ये इस तरह के कैचेस टपकाते हैं, तो उसका फल भुगतना पड़ा इनको। बहुत ही जबरदस्त नुकसान हुआ है अफगानिस्तान को, और मुझे लगता है कि अब ये अगले 4 साल तक इसी मैच को रोते रहेंगे। ये इनके पास बहुत अच्छा मौका था आज ऑस्ट्रेलिया को दबोचने का, और मतलब ये तो गजब ही हो जाता है ये 4-4 वर्ल्ड कप चैंपियंस को अगर ये हरा देते तो इनके पास बहुत अच्छा मौका था, क्योंकि ये इस तरह से साउथ अफ्रीका को भी जो लास्ट मैच इनका है उसमें ये पकड़ सकते हैं। अब लेकिन क्या है कि अब पछताने से क्या होता है जब चिड़िया खेत ही चुग गई। तो मुझे लगता है कि अफगानिस्तान, इट वाज अ मैच फॉर अफगानिस्तान टू लूज एंड दे लॉस्ट इट। और इन लोगों ने बहुत बड़ी गलतियां की हैं। बैट्समैन पैर हिला नहीं सकता है और आपने उसको हिलने का मौका भी नहीं दिया, मतलब हिलने की जरूरत ही नहीं पड़ी उसको, आप उसके हाथ में बल्ले में बॉल देते चले गए। तो यहाँ पे फर्क पता चलता है कि आप सिर्फ T20 खेलते हो तो आपके सामने ऐसी सिचुएशंस आती नहीं है, और इस वजह से आपको समझ में नहीं आया कि हमें बॉलिंग किस तरह से करनी है। और ये सीखना अफगानिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे समझ में नहीं आता कि अजय जडेजा और जोनाथन ट्रॉट इस सदमे से कैसे निकलेंगे बाहर, क्योंकि ये उन लोगों को कितनी ज़्यादा हेल्पलेसनेस महसूस हो रही होगी। ग्लेन मैक्सवेल ने तो देखिए, हालांकि ग्लेन मैक्सवेल ने जितनी अच्छी हिटिंग की, जितनी अच्छी स्कोर किया, उसने पहला ऑस्ट्रेलियन बना जिसने वनडे में डबल सेंचुरी मारी है। वर्ल्ड कप में डबल सेंचुरी मारने वाला ये दूसरा या तीसरा बना है, दूसरा ही है मेरे ख्याल से, क्योंकि वर्ल्ड कप में तो किसी और ने डबल सेंचुरी मारी नहीं है सिवाय एक मार्टिन गप्टिल के। तो मुझे लगता है कि शायद ये दूसरा ही है अब। लेकिन फिर भी उसने बाद में पोस्ट मैच इंटरव्यू में एक्सेप्ट किया कि मैं ज़्यादा खुश होता अगर मुझे लाइव्स नहीं मिली होती तो, क्योंकि किसी भी बैट्समैन को देखिए समझ में आता है कि 3-3, 4-4 लाइव्स मिलने के बाद बनाई हुई सेंचुरी या डबल सेंचुरी उतनी ज़्यादा आपको प्लीज नहीं करती है जो कि एक चांसलेस इनिंग्स करती है। भले आपने 80 रन ही बनाए हो, आपकी टीम को मैच जिताया हो आपने जिसमें आपको कोई लाइफ ना मिली हो, वो आपको ज्यादा सेटिस्फाइंग लगती है। तो खैर ठीक है, अभी जिस तरह से आज का मैच हुआ है मुझे लगता है कि बहुत सारी टीमों को अब ये लगने लगा होगा कि अरे यार अभी हमें इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है इंडिया से, क्योंकि देखिए इंडिया की टीम का स्टैंड हुआ बना हुआ है, क्योंकि सभी को ये लग रहा है कि इंडिया के सामने गए तो हारना पक्का है। अब लेकिन उनको ये लग रहा होगा कि अब हम एक काम कर सकते हैं कि हम पहले खुद बैटिंग करें और इंडिया को बाद में बैटिंग करवा के, और ये जो स्विंग हो रही है बॉल्स इसका फायदा उठा के हम इंडिया को भी पका सकते हैं। लेकिन जरा गलतफहमी अपनी दूर कर लेनी चाहिए उन लोगों को जो इस तरह की सोच रखते हैं कि इंडिया की टीम में इस तरह की बेवकूफी की बैटिंग नहीं होती है। यहाँ इंडिया देखिए 2-3 मैचेस हमारे बाद में भी, पहले के तो 3-4 मैचेस हमने बाद में ही बैटिंग की थी ना, और वहां पे बॉल स्विंग हो रही थी तो वहां रोहित शर्मा ने हिसाब किताब बराबर कर दिया था। तो यहाँ पे जब बॉल स्विंग हो रही है तो आपको थोड़ा सा ये भी तो अपनी बैटिंग को एडजस्ट करना है ना कि ओके अगर आपके पहले 10 ओवर में बॉल स्विंग हो रही है तो वी गिव यू दीज फर्स्ट 10 ओवर्स, वो फर्स्ट 10 ओवर्स हम निकाल लेंगे टेस्ट मैच की तरह, बाद के 40 ओवर तो हमारे हैं ना। ये बाकी टीमें नहीं कर रही हैं। आज ऑस्ट्रेलिया ने भी यही बहुत बड़ी गलती की। इन लोगों ने क्या किया कि बॉल स्विंग हो रही है लेकिन फिर भी ये मारते चले गए और उसी चक्कर में आउट होते चले गए। अब ट्रेविस हेड का तो खैर ठीक है, वो तो पहले दूसरे ओवर में ही आउट हो गया, और
उस टाइम तक तो कुछ ज्यादा पता नहीं चला, लेकिन उसके बाद मिचेल मार्श वो लगा मारने, जबकि बॉल अच्छी खासी स्विंग हो रही थी। डेविड वार्नर के तो एक बार पहले भी बोल्ड होते होते बचा था वो, लेकिन उसको भी समझ में नहीं आई, फिर भी लगा हुआ है मारने। उसका तो कुछ फट्टा भी हो गया था वो राशिद खान से या पता नहीं किससे। अब राशिद खान से इसका क्यों झगड़ा हो गया मेरी समझ में नहीं आया। तो सनराइजर्स हैदराबाद में कप्तान था राशिद खान का, तो ये इसका कैसे झगड़ा हो गया, क्यों किया होगा इसने, मुझे समझ में नहीं आया। खैर, अब इस तरह की बेवकूफी की बैटिंग की, इस वजह से इनकी हालत हो गई, अदरवाइज ये इतने खराब बैट्समैन नहीं है। स्विंग होती हुई बॉल तो ये खेलते हैं ना, ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में भी खेलते हैं, वहां पे भी अच्छे सेंचुरी बनाते हैं ये लोग। तो लेकिन ये है कि जो ये माइंडसेट चेंज हो जाता है कि नहीं, मैं हम तो वनडे मैच खेल रहे हैं, तो वनडे मैच, अरे वनडे मैच खेल रहे हो तो भैया जब बॉल अच्छी हो रही है तो थोड़ा रोक के खेल लो ना। आपको मिलेंगे ना बाद में पूरी पूरी 50 ओवर थोड़ी स्विंग होती रहेगी बॉल। और आपको पता है कि अगर स्विंग होती भी है बॉल इंडिया में सेकेंड इनिंग्स में, तो वो 10-15 ओवर के बाद वो सेटल हो जाता है और उसके बाद फिर विकेट बहुत आसान हो जाता है। तो आप अपने आप को मौका तो दें वो 10-15 ओवर निकालने का, लेकिन यहाँ तो 15 ओवर में इनके 6 विकेट 7 विकेट हो गए थे। तो वो मिचेल स्टार्क तो 15वें ओवर 16वें ओवर में ही बैटिंग करने आ गया था। तो ये मुझे लगता है कि ये गलती इंडिया नहीं करती है। और इंडिया के सामने जब कोई टीम आती है, अगर मान लीजिए आज इंडिया की टीम होती तो ऑस्ट्रेलिया को फिर वो निकलने नहीं देती है। 91 पे 7 नहीं होते, इनके 40 पे ही 7 हो जाते, जैसे साउथ अफ्रीका के हुए थे, और फिर ये 65 पे ऑल आउट भी कर देते इनको। अब ग्लेन मैक्सवेल ने अफगानिस्तान की पिटाई कर दी, लेकिन ये बाकी किसी और मतलब एक्सपीरियंस लोगों की टीम, जैसे खासतौर पे इंडिया के सामने थोड़ी चलने वाले है लप्पेबाजी। तो देखते हैं अभी क्या होता है। अब तो ठीक है, सब तुम लोग लड़ते मरते रहो, बाकी साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया ये अभी तो कल कल इंग्लैंड देखते हैं क्या करता है। इंग्लैंड का अब कल के मैच में पता चलेगा कि ये अगर नीदरलैंड से हार गए तो इनका क्या होगा। ये तो मतलब बहुत ही गजब हो जाएगा, क्योंकि इनको अभी दोनों मैचेस जीतने हैं, नीदरलैंड से भी जीतना है और पाकिस्तान से भी जीतना है। तब जाके ये होगा कि इनका चैंपियंस ट्रॉफी का स्लॉट बचा रहेगा, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब आज की सिचुएशन जो है टेबल की, वो आप देख सकते हैं कि ये है। और अब इन लोगों के कितने कितने मैचेस, अब तो सभी के 8-8 मैचेस हो गए, बस इंग्लैंड का बचा है। इंग्लैंड के ही 2 बाकी है मेरे ख्याल से। तो अब इसमें पता चलेगा हमको कि इंग्लैंड कल क्या करता है। और फिर परसों है बहुत मजेदार मैच जो है न्यूजीलैंड और श्रीलंका का। तो उसमें न्यूजीलैंड ने अगर श्रीलंका को हरा दिया तो फिर भिखारियों की तो हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि फिर भिखारियों को तो बहुत बड़े मार्जिन से इंग्लैंड को हराना पड़ेगा। वो जिस तरह का इंग्लैंड खेल रहा है, हो सकता है भिखारी नॉर्मल केस में इंग्लैंड को हरा दें, लेकिन अगर न्यूजीलैंड जीत गया और न्यूजीलैंड ने कहीं 50, 60, 100 रन से हरा दिया अगर श्रीलंका को, या बहुत लंबे मार्जिन से हरा दिया, तो भिखारियों की तो पेंट गीली हो जाएगी। तो मजेदार मैचेस हैं, भले इनकॉन्सिक्वेंशियल हैं हमारे लिए या वर्ल्ड कप के हिसाब से। तो कल का मैच तो खैर बिल्कुल भी सिग्निफिकेंस नहीं है उसका, लेकिन फिर भी देखना है कि इंग्लैंड कैसा खेलता है। और क्योंकि इंग्लैंड के ऊपर अब चैंपियंस ट्रॉफी की क्वालिफिकेशन का खतरा मंडरा रहा है। और परसों फिर न्यूजीलैंड और श्रीलंका का तो इम्पोर्टेंट मैच है, क्योंकि न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए श्रीलंका को हराना जरूरी है। तो अब देखते हैं क्या होता है। मिलेंगे कल के मैच के बाद। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।